लास्ट टाइम पे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, तो वो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। उसमें एक टॉपिक बचा हुआ था, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ये पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के बारे में, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। आपको पता है कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, फूड मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन करता है। जहाँ से फूड का ट्रांसफ़र होता है, जहाँ फूड बनता है, जहाँ से ट्रांसफ़र होता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स। और जहाँ पे जाके फूड स्टोर होता है, जहाँ पे मेटाबोलाइज होता है, स्टोर होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसको हम बोलते हैं सिंक। तो वही हम बात करें फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या है? एरिया ऑफ फूड सिंथेसिस, जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन होता है, बनता है। या फिर हम बोल दें द एरिया फ्रॉम वेयर फूड ट्रांसफर, जहाँ से फूड ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ वो सोर्स है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। मोस्टली क्यों बोला अभी हम बताएंगे आपको। जैसे लीफ। और सिंक क्या है? एरिया फूड स्टोरेज, जहाँ पे फूड स्टोर हुआ और सप्लाई, या फिर जहाँ फूड जाके सप्लाई हुआ। ध्यान देना, जहाँ से सप्लाई हुआ वो सोर्स था, और जहाँ को सप्लाई हुआ वो क्या था? सिंक था। ध्यान देना, जहाँ से सप्लाई हुआ वो सोर्स था। द एरिया फ्रॉम फूड सप्लाई अकर्स, वो सोर्स होता है। द एरिया वेयर फूड सप्लाइड गेट सप्लाइड, वेयर फूड गेट सप्लाइड, जहाँ पे सप्लाई होके पहुँचना होता है वो सिंक होता है, ठीक है। मोस्टली नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जैसे स्टेम है, रूट है, डेवलपिंग बर्ड्स है। बेसिकली ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड नहीं बना पाते हैं, इसलिए सोर्स से इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। मोस्टली क्यों लिखा है भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखना बेटा, इसमें आप देखेंगे कि सोर्स एंड सिंक, जो सोर्स और सिंक होता है, सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल। सोर्स और सिंक रिलेशनशिप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है, डिपेंडिंग अपॉन सीजन एंड नीड ऑफ द प्लांट। दस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम ऑल्सो वेरिएबल बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। एक्चुअल में है क्या, हम अभी सोर्स और सिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा ध्यान देना, सोर्स और सिंक का जो रिलेशनशिप होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है। मतलब सोर्स, आज जो सोर्स है हो सकता है कल सिंक बन जाए, और आज जो सिंक है कल वो सोर्स बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड नीड ऑफ द प्लांट। दस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो वेरिएबल। जैसे आप देखिए, इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल हमने लिया है शुगर बीट। शुगर बीट जो होता है बाइएनियल प्लांट है, 2 ग्रोइंग सीजन होता है, 2 सीजन होता है, 2 ग्रोइंग सीजन होता है इसमें। तो आप देखिए, पहले सीजन में क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग द फर्स्ट सीजन में ये लीफ है, आपको देखो लीफ सोर्स है, इसमें फूड बना फोटोसिंथेसिस से, और ये फूड देखो कहाँ नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है रूट में। तो रूट क्या हो गया? सिंक हो गया। ऊपर से नीचे आ रहा है, रूट क्या है? सिंक है, सिंक है ये। अब देखिए, जब सेकंड सीजन आएगा, तो सेकंड सीजन में जब बड वगैरह बनना होगा और सूट बनने होंगे, बड वगैरह बनना होगा, तो उसके लिए एनर्जी और चाहिए होता है। तो रूट में जो फूड स्टोर था, रूट से वो ऊपर की तरफ, सूट की तरफ जाने लगता है। कब? सेकंड सीजन में। तो सेकंड सीजन में रूट सोर्स बन गया, और ये जो लीफ है, लीफ सिंक बन गया। बताइए, पहले ऊपर से नीचे है डाउनवर्ड, अब नीचे से ऊपर अपवर्ड, तो ओवरऑल क्या हो गया? बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप वेरिएबल है ना। आज जो सोर्स था कल वो सिंक बन गया, और इधर जो सिंक था वो सोर्स बन गया। इसलिए हमने बोला कि डायरेक्शन भी किधर फूड ट्रांसफ़र होना है ना, वो वेरी करता है, क्योंकि सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप भी क्या है? वेरिएबल है। तो आप इसको ऐसा करिए ना, आप इसको बना लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है,
फ्लोएम के थ्रू किस टाइप के मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन होता है, हम सबसे पहले उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा मैक्सिमम वाटर होता है। एक बार बताओ, फूड सूखा सूखा तो ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, किसके साथ जाएगा? फ्लोएम के थ्रू जो फूड आएगा नीचे ऊपर, वो सूखा सूखा थोड़ी ना जाएगा यार इसके सीव ट्यूब के थ्रू, जाहिर सी बात है वो पानी के साथ में ही आएगा ना। तो मैक्सिमम तो उसमें वाटर होता है। फिर सुगर्स में आपको हम बता दें, सुगर्स में ओनली नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, ध्यान देना, ओनली नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज, फ्रक्टोज है, सॉरी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन सब का ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, केवल नॉन रिड्यूसिंग शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है। और शुगर में भी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में भी मैक्सिमम होता है सुक्रोज। मतलब आप देखोगे जितना भी शुगर होता है उसमें से 10 से 15% अकेले केवल सुक्रोज ही होता है। लेकिन अदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, सुक्रोज के अलावा दूसरे नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। मोस्टली सुक्रोज, ध्यान देना, मेनली सुक्रोज होता है, ओनली सुक्रोज नहीं होता, मेनली सुक्रोज होता है। इसके अलावा भी और भी शुगर्स हैं, जैसे रेफिनोज, स्टैकियोज, वर्बेस्कोज, ये सब क्या है? ये सब भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रेफिनोज में एक सुक्रोज मॉलिक्यूल होता है, एक गैलेक्टोज होता है। स्टैकियोज में एक सुक्रोज है, 2 गैलेक्टोज है। वर्बेस्कोज में एक सुक्रोज है, 3 गैलेक्टोज है। 1 2 3, एक एक गैलेक्टोज बढ़ता जा रहा है ना। तो ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल भी होता है। ये क्या है? एल्कोहलिक शुगर है, ऑल लगा है ना, एल्कोहलिक शुगर। तो इन सब का भी ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होता है। मैक्सिमम सुक्रोज होता है। रिड्यूसिंग शुगर का ट्रांसलोकेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका रीजन है बेटा, केवल नॉन रिड्यूसिंग शुगर का ही ट्रांसलोकेशन होता है, रिड्यूसिंग का क्यों नहीं होता? इसका रीजन ये है कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं इनमें हाईली रिएक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये ट्रांसलोकेशन में प्रॉब्लम ऑफर करता है, हिंड्रेंस ऑफर करता है। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं उसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रिप्लेस्ड बाय एल्कोहलिक ग्रुप विच इज़ नॉन रिएक्टिव, जो कि रिएक्टिव नहीं होता है। यही वजह है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है, रिड्यूसिंग का नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर था, उसके अलावा शुगर था। शुगर में हमने बता दिया क्या क्या था। हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन भी ट्रांसलोकेट होते हैं फ्लोएम के थ्रू। सम इनऑर्गेनिक मिनरल्स, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, थोड़े बहुत इनका भी होता है, फास्फोरस है, थोड़े बहुत इनका भी ट्रांसलोकेशन होता है बेटा, इनऑर्गेनिक का भी थोड़े बहुत। और प्रोटीन्स भी ट्रांसलोकेट होते हैं, जैसे पी प्रोटीन वगैरह हो गया, इनका भी ट्रांसलोकेशन हो जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं प्रेशर फ्लो या मास फ्लो या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है इसको दिया था अर्नस्ट मंच साहब ने दिया था। फूड ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम अकर्स बाय प्रेशर फ्लो या मास फ्लो या बल्क फ्लो। अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं डिटेल में प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। आप ऐसा करिए, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में आपको 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। एक तो है फ्लोएम लोडिंग, एक होता है अनलोडिंग, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। अभी हम डायग्राम बना के दिखाएंगे। फ्लोएम लोडिंग का मतलब क्या है? आपको पता है कि लीफ लोडिंग कहाँ होता है? लोडिंग होता है सोर्स पे, एट सोर्स। ये सोर्स पे होगा, लीफ में होगा। लीफ में आपको पता है कि जो मेजोफिल सेल्स होते हैं, मेजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। तो वो फूड मेजोफिल सेल से लीफ में जो वेन्स होते हैं, वेन्स आपको पता है, लीफ में जो वेन्स होते हैं, वेन्स में ही जाइलम फ्लोएम होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। तो मेजोफिल सेल्स प्रोड्यूसिंग सेल होता है फूड का। तो मेजोफिल सेल में जो फूड बना था, वहाँ से फूड कुछ दूरी पे निकल के ना, वहाँ मेजोफिल सेल से फूड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सीव ट्यूब में। सीव ट्यूब वेन्स में होता है ना, फ्लोएम के सीव ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि ये लीफ में ही हो रहा है, सोर्स में ही हो रहा है। तो दिस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग। और ये एक्टिवली होता है बेटा, एक्टिवली मतलब एटीपी एनर्जी खर्च होता है, यहाँ पे एक्टिव लोडिंग होता है। और जब सीव ट्यूब में फूड का लोडिंग हो जाता है तो वहाँ पे सोल्यूट बढ़ जाएगा। फूड मतलब क्या? शुगर, सोल्यूट बढ़ जाएगा। तो सीव ट्यूब के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सोल्यूट बढ़ गया ना।
तो होता क्या है, फ्लोएम के आसपास में जो जाइलम होता है, क्योंकि फ्लोएम के अंदर, सीव ट्यूब के अंदर सोल्यूट बढ़ गया है, हाइपरटोनिक कंडीशन हो गया है, तो आसपास के जाइलम से पानी एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू फ्लोएम के सीव ट्यूब में आके भरता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा हाई टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाता है, हाई टीपी डेवलप्स। देखिए, लोडिंग एट सोर्स प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिक कंडीशन इनसाइड द फ्लोएम सीव ट्यूब में, फ्लोएम के सीव ट्यूब में एट सोर्स, एंड एंट्री ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स इनसाइड द फ्लोएम सीव ट्यूब। एंडोऑस्मोसिस से पानी भी जाके भरता रहेगा, सो दैट फ्रॉम सराउंडिंग जाइलम पानी का एंट्री होता रहेगा, दस डेवलपिंग हाई टर्गर प्रेशर एट द सोर्स, जिससे सोर्स पे टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना। पहले फूड लोड हुआ सीव ट्यूब में, फिर जाके पानी भर गया, क्योंकि हाई मतलब वहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन हो गया था, वाटर पोटेंशियल कम होने से ना जाइलम से जाके पानी भरता रहेगा, जिससे सोर्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टर्गर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और बेटा ध्यान देना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जैसे रिवर फ्लो नहीं होता है, एक जगह दबाव पानी का ज़्यादा होता है, दूसरी जगह सिंक पे कम होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होना है ना, वही हम बात कर रहे हैं। अब तो सीव ट्यूब में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, फूड भरा है, साथ में पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब वहाँ से सीव ट्यूब के थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन होगा, सीव पोर होता है ना सीव ट्यूब में, उसी पोर के थ्रू। तो फूड का ट्रांसलोकेशन जो होगा बेटा वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। लोडिंग क्या था, एक्टिव प्रोसेस था, और शॉर्ट डिस्टेंस था, शॉर्ट डिस्टेंस। और जो ट्रांसलोकेशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ट्रांसलोकेशन में देखो ना, लीफ से रूट तक आना है, लोडिंग तो लीफ में ही हो रहा था, ट्रांसलोकेशन बहुत लंबा प्रोसेस है। ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, सोर्स में प्रेशर ज़्यादा है, सिंक में कम, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। और जब सीव ट्यूब के थ्रू पैसिवली प्रेशर की वजह से फूड रूट में पहुंच गया, सिंक में पहुंच गया, ठीक है। आप देखिए एट सिंक, सिंक पे देखिए, जब सिंक में पहुंच गया तो सिंक में, सिंक के सीव ट्यूब में फूड आ गया। अब यहां से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल सकर्स फ्रॉम सीव ट्यूब टू सिंक सेल्स या टिश्यूज। सिंक में रूट में जब फूड पहुंच चुका है सीव ट्यूब में, तो वहां से सीव ट्यूब से फूड सीव ट्यूब को छोड़ेगा, वहां से रिलीज होगा, रिमूव होगा, और जाके सिंक के सेल में स्टोर हो जाएगा। तो ये बताइए, जब सिंक के सीव ट्यूब से फूड निकलेगा, फूड मतलब शुगर निकलेगा, तो सीव ट्यूब में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि शुगर निकल गया। अब पहले फूड निकला, अब फिर एक्सोऑस्मोसिस से पानी भी निकलना शुरू कर देगा, वाटर का भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा ना, वही हमने लिखा है। तो एट सिंक ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल सकर्स फ्रॉम सीव ट्यूब टू द सिंक टिश्यूज या सेल्स फॉर स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म। स्टोरेज या मेटाबॉलिज्म के लिए फूड जाएगा, कॉल्ड फ्लोएम अनलोडिंग। और ध्यान देना, व्हेन फूड या शुगर रिमूव्ड फ्रॉम सीव ट्यूब, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज इनसाइड द फ्लोएम। फ्लोएम के सीव ट्यूब में वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि शुगर निकल गया ना। देन वाटर ऑल्सो रिमूव्ड, पानी भी निकलना शुरू हो जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। अनलोडिंग इज ऑल्सो एक्टिव प्रोसेस, अनलोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस है। और अनलोडिंग कहाँ होता है, सिंक में। लोडिंग कहाँ होता है, सोर्स में ना। ये भी शॉर्ट डिस्टेंस है, क्योंकि सिंक के सीव ट्यूब से ही सिंक के सेल में स्टोर हो रहा है ना जाके, तो ये भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। तो लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसलोकेशन, ये हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा डायग्राम हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है बेटा, जैसे आप ये देखिए, ये मान लीजिए
ये मेसोफिल सेल है या फिर इसको आप बोल दीजिए बंडल शीथ सेल है। ध्यान देना, मेसोफिल सेल या बंडल शीथ सेल है। ये कंपेरियन सेल है और ये सीव ट्यूब है। ठीक है, तो मेसोफिल सेल, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, बंडल शीथ सेल भी हो सकता था ये। तो ये बताइए, ये लीफ का स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान देना, लीफ में ये सारा चीज लीफ में है। ये एट सोर्स, ये सोर्स में हो रहा है ये प्रोसेस, लीफ में हो रहा है ये प्रोसेस। तो आप देखिए, ये फ्लोएम लोडिंग होते हुए हम दिखा रहे हैं, फ्लोएम लोडिंग हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आप बताइए, जैसे जाहिर सी बात है मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस से आप देखिए, फोटोसिंथेसिस से ये ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट बना। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस से, इसी से आके प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके ये बना लिया यहाँ पे सुक्रोज। सुक्रोज होता है डाइसेकेराइड होता है, दो मोनोसेकेराइड मिलके बना लिए डाइसेकेराइड। तो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से बना, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना लिया, डाइसेकेराइड बना लिया। और सुक्रोज के अलावा इसी मेसोफिल सेल में ही गैलेक्टोज भी बनता है। तो सुक्रोज प्लस गैलेक्टोज, एक गैलेक्टोज बनेगा तो रेफिनोज, दो गैलेक्टोज जुड़ेगा तो रेफिनोज स्टैकियोज, तीन जुड़ेगा तो वर्बेस्कोज। तो रेफिनोज, स्टैकियोज, वर्बेस्कोज भी यही बन जाएगा। और ये शुगर सुक्रोज प्लस रेफिनोज, स्टैकियोज, वर्बेस्कोज, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आप देखेंगे मेसोफिल सेल और कंपेनियन सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन है, और कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के वॉल से अटैच रहता है, वो भी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, एनाटॉमी में हम बता चुके हैं। तो ये जो सुक्रोज बना, ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कंपेनियन सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, सुक्रोज आ जाता है, रेफिनोज, स्टैकियोज, वर्बेस्कोज भी आ जाता है, और कंपेनियन सेल से ये फिर आ जाता है सीव ट्यूब में। ध्यान देना, कंपेनियन सेल से कहाँ आ गया, सीव ट्यूब के अंदर आ गया शुगर। और फिर जब सीव ट्यूब के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल इधर क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा। शुगर बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। और ये बेटा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल क्या होता है, ये फ्लोएम होता है ना। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है फ्लोएम के आसपास जाइलम होता है, जाइलम से क्या होगा, सीव ट्यूब के अंदर वाटर का एंट्री होगा, वाटर एंट्री थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का क्या होगा, एंट्री होगा। और जब पानी एंट्री करेगा, जब पानी यहाँ जाके बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल जो कम था, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहाँ पे टीपी क्या हो जाएगा, हाई टर्गर प्रेशर, टीपी यहाँ पे क्या होगा, हाई हो जाएगा। अभी वाटर पोटेंशियल कम है जब शुगर बढ़ा था, लेकिन जब पानी भरेगा ना तो वाटर पोटेंशियल अपने आप बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा हाई टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। हाई टर्गर प्रेशर एट सोर्स पे टर्गर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप इसको बना लीजिए, फिर एक डायग्राम हम और दिखाते हैं आपको। पहले आप इसको बना लें। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसलोकेशन वाला प्रोसेस पूरा समझा रखे हैं आपको। ये लीफ है, लीफ सोर्स होता है, ठीक है। तो लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसलोकेशन, तीन प्रोसेस हम बोले थे। तो आप ये बताइए, लीफ में ये मान लीजिए ये जो गोले गोले से हैं, ये मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। तो ये बताइए, ये वेन्स दिख रहा है, वेन्स में ही जाइलम फ्लोएम होता है, आपको पता है वेस्कुलर बंडल होता है, वेन्स का कम कंडक्शन करना होता है। तो मेसोफिल सेल में जो फूड बना हुआ है बेटा, यहाँ से निकल के पहले वेन्स के अंदर जो फ्लोएम है वहाँ जाके भरेगा ना, तभी तो लोडिंग होगा, या सीधे फ्लोएम से फूड पहुँच जाएगा। मेसोफिल सेल से आप एक बार बताइए, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप अपने घर में बैठे बैठे दिल्ली पहुँच जाओगे क्या? फ्लाइट से जाना है, पहले तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट तक जाना होगा ना। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा आपका यहाँ से एयरपोर्ट तक जाना, ये लोडिंग था आपका। फिर आप एयरपोर्ट से, फ्लाइट से उड़ के दिल्ली तक पहुँचेंगे,
वो आपका ट्रांसलोकेशन था। फिर एयरपोर्ट से निकल के आपको घर तक जाना होगा, शॉर्ट डिस्टेंस, वो अनलोडिंग होगा। ठीक है, तो आप देखिए, तो ये जो सोर्स है, सोर्स में मेसोफिल सेल में जो फूड बना है वो जाके आप देखिए बाई एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट, कैसे भी, एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, सिम्प्लास्टिक भी हो सकता है लोडिंग, तो वो कैसे भी वो पहुंच जाएगा वेंस के अंदर। वेंस में कैसे पहुंचेगा हमने बताया नहीं, मेसोफिल सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएगा कंपेनियन सेल में। अभी हम डायग्राम दिखाए थे इसके पहले। कंपेनियन सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाएगा सीव ट्यूब में, और फिर सीव ट्यूब में क्या होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगा, जिससे आसपास के जाइलम से सीव ट्यूब में पानी भर जाएगा। शुगर एंटर सीव ट्यूब, पहले शुगर एंट्री किया, फिर वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जिससे वहां पे टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो सोर्स पे टर्गर प्रेशर हाई है, और सिंक जो होता है, सिंक पे टर्गर प्रेशर लो होता है। जो सिंक होता है, सिंक पे टर्गर प्रेशर कम होता है, तो हाई से लो की तरफ होता है, तभी तो हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। ठीक है, अब सोर्स के सीव ट्यूब से, सीव ट्यूब में पोर होता है, उसी पोर के थ्रू फूड देखो ये सिंक की तरफ आ रहा है, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, मतलब अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ध्यान देना, इसलिए हम बोलते हैं बेटा बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है, इसलिए बोला जाता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसलिए बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। तो जब सिंक तक पहुंच गया, सिंक के रूट स्टेम, लीफ स्टेम, रूट सब में सीव ट्यूब होता है ना, जब सिंक के सीव ट्यूब तक फूड आ गया, अब सिंक के सीव ट्यूब से जो फूड है वो सिंक के टिश्यू तक या सेल्स तक पहुंचेगा, इसको बोलेंगे अनलोडिंग। अनलोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस है, एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक कैसे भी हो सकता है, और ये भी एक्टिवली होता है। तो सीव ट्यूब को लीव करके जो फूड है वो सिंक के सेल में पहुंचेगा फॉर स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये बताना, जब छोड़ेगा, लीव करेगा सिंक सीव ट्यूब को, तो सीव ट्यूब में वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो पहले फूड निकला, फिर वाटर भी निकलेगा थ्रू एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पहले फूड लोड हुआ था, फिर आके वाटर भर गया था ना, एंडोऑस्मोसिस हुआ था। यहाँ पहले फूड निकला, फिर वाटर भी निकल गया एक्सोऑस्मोसिस से। ठीक है, वही प्रोसेस हम यहाँ पे दिखा रखे हैं। एक तो आप इसको बना लीजिए बेटा, आप इसको बना लीजिए। फिर एक प्रोसेस हम बताते हैं, आपने कभी सुना होगा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये आप पहले बना लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, मेलपिघी साहब ने किया था। गर्डलिंग का मतलब क्या होता है जानते हो? रिमूवल ऑफ बार्क इन सर्कुलर या रिंग लाइक मैनर, रिमूवल ऑफ बार्क। बार्क क्या होता है जानते हो? बार्क का मतलब होता है फ्लोएम। बार्क हटा देना मतलब फ्लोएम हटा देना, ठीक है। सर्कुलर गोलाई में हटा दिया, रिंग लाइक मैनर। तो इससे क्या होगा आप देखिए, जैसे आप ये स्ट्रक्चर आपके सामने, इसी स्ट्रक्चर में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, आप इसको ना, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी आराम से परफॉर्म कर सकते हो। कोई प्लांट है, आप उसको नाइफ से या चाकू से लेके ना, उसका जो बार्क है, बार्क होता है छाल मतलब फ्लोएम, उसके बार्क को आप गोलाई में ऐसे हटा दीजिए, चाकू से काट के हटा दीजिए ऐसे। तो कि बार्क को हटाना है फ्लोएम की गहराई तक, ध्यान देना, फ्लोएम के अंदर जाइलम होता है, फ्लोएम के इनसाइड होता है जाइलम, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो आप देखिए, हम ऐसे बता देते हैं, ऐसे आप हटा सकते हैं। ये तो देखिए, ये गोलाई में आपको दिख रहा है,
ये गोलाई में क्या किया, चाकू से आपने रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर दिया। बार्क मतलब फ्लोएम, लेकिन जाइलम अभी भी यहाँ पे है, ध्यान देना। ये फ्लोएम तो हट गया लेकिन जाइलम अभी भी यहाँ पे है। तो ऐसे में क्या होगा, जो फ्लोएम के थ्रू फूड आ रहा था, फूड ट्रांसलोकेशन तो यहीं पे आके रुक जाएगा, फूड जा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि बीच में फ्लोएम है ही नहीं। तो होगा क्या, फूड यहीं तक आ पाएगा, बस फूड यहीं तक आ पाएगा। तो होगा क्या, ये रिंग है, ये रिंग है जहां पे आपने हटाया है। तो क्या होगा, जो फूड है रिंग के जस्ट ऊपर तक फूड आके इकट्ठा होता रहेगा। लीफ में फूड बनता रहेगा, यहां तक आके इकट्ठा होता रहेगा, नीचे जा नहीं पाएगा। तो रिंग के जस्ट ऊपर का जो पार्ट है ये स्वेल कर जाएगा, स्वेल ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड के स्टोरेज की वजह से ये फूल जाएगा। तो द पार्ट अबव द रिंग गेट स्वॉलन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। और रिंग के नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे ग्रोथ जो है, ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन पता है, जाइलम के थ्रू नीचे से वाटर, जाइलम के थ्रू जो पानी है, पानी तो जाता ही रहेगा बेटा। जो पानी है, जाइलम के थ्रू जो वाटर है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोएम हटा है, ना कि जाइलम। तो ध्यान देना, गर्डलिंग करने से ना रिंग के जस्ट ऊपर का पार्ट स्वेल कर जाता है, ग्रो कर जाता है, फूल जाता है, क्योंकि फूड आके इकट्ठा होता रहेगा। रिंग के नीचे का पार्ट, रूट का ग्रोथ कम होने लगता है, रूट मरने लगता है, क्योंकि फूड आ ही नहीं पाएगा। लेकिन नीचे से पानी ऊपर लीफ की तरफ जाता रहेगा। तो एक बार बताइए, गर्डलिंग से क्या पता चल रहा है? गर्डलिंग से बार्क हटाया तो फ्लोएम हट गया। तो इससे यह पता चला कि फ्लोएम इज द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसलोकेशन। ध्यान देना, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से यह पता चल रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट है प्रूव्स दैट द फ्लोएम इज द टिश्यू responsible for food translocation, and this translocation is unidirectional। ये जो ट्रांसलोकेशन है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे इस डायग्राम में जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? ऊपर से नीचे आ रहा है, रूट से ऊपर थोड़ी ना जा रहा है। अगर रूट से ऊपर जा रहा होता बेटा, तो रिंग के नीचे वाला भी पार्ट क्या करता, फूल जाता। अगर फूड नीचे से ऊपर जा रहा होता तो रिंग के नीचे इधर भी तो फूलना चाहिए था ना, इधर थोड़ी ना फूला। ऊपर से नीचे आ रहा था तभी ये फूला है, ये थोड़ी ना फूला है। यहाँ पे रिंग के नीचे वाला पार्ट नहीं फूला है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा था, यूनिडायरेक्शनल यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना। ये तो याद रखना, गर्डलिंग से क्या होता है, रिंग के ऊपर का पार्ट स्वेल कर जाता है और रिंग के नीचे वाला पार्ट कम ग्रो कर पाता है। क्यों? क्योंकि फूड नीचे तक नहीं आ रहा है। लेकिन वाटर का ट्रांसलोकेशन लीफ तक होता रहेगा, क्योंकि गर्डलिंग से जाइलम थोड़ी ना हटता है, जाइलम तो अंदर होता है, इसमें रहता है अभी भी ना, तो पानी लगातार जाता रहेगा। तो नीट में क्वेश्चन आ गया, गर्डलिंग से क्या होता है? गर्डलिंग से पहले रूट मरेगा कि सूट मरेगा? रूट डाई फर्स्ट। बाय गर्डलिंग रूट डाइज फर्स्ट। गर्डेड प्लांट में ना रूट पहले मरता है, क्योंकि फूड तो आ ही नहीं पाता है ना, फूड तो आ ही नहीं पाता है। लीफ थोड़ी ना पहले मरेगा यार, लीफ में तो फूड बना ही था और पानी भी तो पहुंचता रहता है जाइलम के थ्रू। तो इन गर्डेड प्लांट रूट डाइज फर्स्ट, सूट लेटर, ये हम लिख देते हैं। ध्यान देना, हम यहां पे लिख देते हैं, इन गर्डेड प्लांट रूट डाइज फर्स्ट, सूट लेटर। सूट का ग्रोथ बाद में, सूट बाद में मरता है, ये सूट सिस्टम बाद में मरता है, रूट पहले मरता है, क्योंकि फूड नहीं आ पा रहा है ना। आप इसको लिख लीजिए। तो ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे ना, पहले आप इसको लिख लीजिए आप।